इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। वो खुदा के जिसने ज़ुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो ज़ुबान जिसे ना चला सकें, वही दिल जिसे ना मना सकें, वही जान जिसे ना लगा सकें। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कभी इस तरह से सताएं हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के, तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़ुबान तू न कह सके। तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं। तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के सिवा करूं। हाँ जी, आपके दर्दों का इलाज करने वाला सब्जेक्ट दैट इज़ नॉन एज मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये तमाम फील्ड्स के लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नॉन एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है? मेडिसिनल इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें बेसिकली वैसे बताती क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में जो इसके मेन टॉपिक्स में से एक मेन टॉपिक या मेन फोकस जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, कि ड्रग्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री ना सिर्फ मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि उस ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी ताल्लुक़ रखती है। अब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ होती हैं? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ ड्रग के स्ट्रक्चर के साथ है, ड्रग की स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ है, ड्रग के मालिक्यूल की कन्फर्मेशन के साथ है, ड्रग मालिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, कितने हैं, किस नेचर के हैं, वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, किस में हल होती है, वाटर में हल होती है तो कितने % हल होती है, वाटर में सॉल्युबिलिटी है या फैट में इसकी सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है इस ड्रग का, इसकी एसिडिक या बेसिक नेचर क्या है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज से ताल्लुक़ रखती हैं। अब अगली बात क्वेश्चन ये है कि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के लोग या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्यों स्टडी करते हैं, इसकी वजह क्या है? All these properties influence the absorption, distribution, metabolism, mode of action, toxicity and excretion of drug. इन्हीं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसकी फिर हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ड्रग की, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कितनी टॉक्सिक है, कितने साइड इफ़ेक्ट रखती है अपने अंदर, और वो ड्रग किस तरह एक्सक्रीट होगी हमारी बॉडी के साथ अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद। To design the better medicinal agents, it is very necessary for medicinal chemist to understand the physiochemical properties of drug. इसलिए तमाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फार्मेसी का स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का, चाहे ऑर्गेनिक, इनके लिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब इस चार्ट की सूरत में भी है
कि उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी कितनी है या फिर फैट सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसकी पीके वैल्यू क्या है, पीके बी वैल्यू क्या होगी, डोज कितनी रिक्वायर्ड होती है, डोज साइज़ कितना होना चाहिए उस ड्रग के लिए, और मालिकुलर साइज़ कितना होना चाहिए, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग या रिसेप्टर बाइंडिंग कितनी होनी चाहिए, और कैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उसकी प्रोटीन बाइंडिंग जो है इफ़ेक्ट होती है। जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बाइंडिंग होगी वो अपना मोड ऑफ एक्शन भी उतना ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में शो कर सकती है कोई भी ड्रग। इसी तरह उसकी ड्रग स्टेबिलिटी कितनी है और उसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। इसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ जाती है इसके अंदर और कन्फर्मेशन भी आ जाती है। सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि बाय द स्टडी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ ड्रग डिज़ाइन एंड मॉडिफिकेशन द मालिक्यूल्स कैन बी परफॉर्म्ड इन सिस्टमेटिक फैशन। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का हमें पता लग जाए, ड्रग के मालिक्यूल्स के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम फिर क्या आगे कर सकते हैं। हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे उनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को सिस्टमेटिक वे के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इसी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ कनेक्ट करें तो इसी को हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है जी। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू डेवलप द बेटर थेरापेटिक एजेंट्स विद बेटर एफिशिएंसी फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड्स। अब पेरेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड्स मोस्टली ज़्यादातर नेचुरल होते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाएं या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाएं तो उसी की बुनियाद पे दूसरे कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। उसी की स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसके फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए, उसकी साइड चेन या उसके पीके वैल्यू, इस सॉल्युबिलिटी को देखते हुए दूसरे कंपाउंड तैयार किए जाएं, जिसको बुनियाद बना के, रेफरेंस बना के हम दूसरे कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, या जो दूसरे कंपाउंड की स्टडी एक कंपाउंड के रेफरेंस से स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम पेरेंट कंपाउंड कहते हैं। शुरू में हमें पता है कि जितनी भी ड्रग्स आती थी हम इस्तेमाल करवाते थे, बनी नौ इंसान को हमेशा से तकालीफ़ का सामना रहा है, हमेशा से बीमारियों का सामना रहा है, तो इसलिए हमेशा से रोज़े अबद से ही इंसानों को अदवायात की, मेडिसिन की ज़रूरत रही है। जब केमिस्ट्री ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोगों को फिर भी डिजीज़ के इलाज का पता ज़रूर था, लेकिन वो जब डिजीज़ के इलाज करते थे तो वो या तो अपनी मेडिसिन को प्लांट से लेते थे या फिर एनिमल से लेते थे। वो जो प्लांट से लेते थे एज सच, उसके लीव्स से हो सकता है, उसके फल से, उसके रूट से, उससे बार्क से, उसके जूस से, उसके फ्रूट से जो फ़ायदा लिया जा सकता है, और वो एज सच यूं ही इस्तेमाल करते थे, और उसको हम कहते थे क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स जो होती है वो एनिमल से भी हासिल हो सकती है। इसके दो मेन सोर्स हैं, प्लांट से भी। सबसे मेन सोर्स जो है इंसानों का वो प्लांट ही रहे हैं बीमारियों के इलाज के लिए। जैसे कि हम मलेरिया कह लें कि मलेरिया के इलाज के लिए जो है वो सिनकोना प्लांट इस्तेमाल किया जाता था। एज सच उसके पत्तों को, उसकी बार्क को, उसकी रूट्स को यूज़ कर लिया जाता था। तो उसे कहते हैं जी क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग जो होती थी उसके अंदर जो बीमारी से शिफा मिलती है वो एज सच सारी की सारी तो मेडिसिन नहीं थी। बेसिकली उसमें कोई एक्टिव एजेंट्स मौजूद थे जिसकी वजह से डिज़ीज़ के अंदर हीलिंग आती थी, डिज़ीज़ ठीक होना शुरू हो जाती थी। तो जिस तरह फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तरक्की करना शुरू की तो उसने देखा, सोचा और देखा कि वो कौन से मालिक्यूल्स हैं या कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से शिफा हो रही है, जिनकी वजह से रेमेडी हो रही है, जिनकी वजह से इलाज हो रहा है मर्ज़ का। वो एक्टिव ग्रेडियंट्स की स्ट्रक्चर को फिर उन्होंने डिस्कस किया। फिर ना सिर्फ उसको डिस्कस करना शुरू किया, डिस्कस करने से पहले डेफिनेटली वो क्रूड मिक्सचर से उससे एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको प्यूरीफाई करना, फिर उसको स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करना मुख्तलिफ टेक्निक से, वाया मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, फिर NMR या फिर UV, उसके ज़रिए से इसके स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करना, फिर उसी पेरेंट कंपाउंड्स या एक्टिव ग्रेडियंट्स की को रेफरेंस बनाते हुए नई ड्रग्स डिज़ाइन करना।
ठीक है जी। और उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी करना, ये सारे का सारा तब मुमकिन हुआ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तरक्की करना शुरू की, वरना इससे पहले क्रूड ड्रग्स ही इस्तेमाल होती थी। अच्छा जी, अब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी स्टडी होना शुरू हो गई, उनके एक्टिव ग्रेडियंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लिए, उसी की बुनियाद पे नई मेडिसिन बनाना शुरू कर दी। तो फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ? दिस लीड टू डिज़ाइन द ड्रग फॉर स्पेसिफिक एंड बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड लीस्ट साइड एंड एडवर्स इफेक्ट। यानी जब मेडिसिन पहले इस्तेमाल करते थे, कुछ मेडिसिन कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट भी थे, तो फिर जब उनके पेरेंट्स कंपाउंड्स को देखा गया, उसी पेरेंट्स कंपाउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर उन्होंने ये सोचा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के हवाले से कि हम ऐसी मेडिसिन तैयार करें जो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंट्स हों और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम हों, और वो स्पेसिफिक अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करें। स्पेसिफिक से मुराद कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो एक से ज़्यादा अमराज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन किसी बंदे को मर्ज़ी एक है, तो फिर वो एक से ज़्यादा अमराज वाली मेडिसिन क्यों ले? तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने इस बात पे भी तवज्जो देना शुरू की बाद में कि वो जो एक ना सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को प्लांट से अलहदा किया जाए और फिर उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्कस किया जाए। एक्टिव ग्रेडिएंट जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो सिंथेसाइज भी किए जाए, क्योंकि जितने जो है एक्टिव ग्रेडिएंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, हमें पता है। इनकी ज़रूरियात पूरी करने का जो नेमुल बदल है कि उन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किया जाए, और लेबॉर्ट्री में जब सिंथेसाइज किया जाए तो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी बेहतर से बेहतर हों और स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन के साथ काम करें और लीस्ट एडवर्स और साइड इफ़ेक्ट के साथ वो काम करती हूँ। ठीक है जी, ये एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का फोकस रहा है इन चीज़ों पे। अच्छा जी, क्यों हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं? ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मेनली डन बाय लीड मालिक्यूल्स। लीड मालिक्यूल से मुराद ये है कि हमें पता है कि जितनी वर्ल्ड, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी साइंस तरक्की कर रही है, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, लेकिन हज़ारों कंपाउंड जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मेडिसिन्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सारे के सारे मालिक्यूल जो हैं वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी एक जैसी नहीं रखते। तो हमने ऐसे मालिक्यूल, ऐसी ड्रग सेलेक्ट करनी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और उनका स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन हो और उनकी पोटेंसी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है जी, उनकी डोज कम से कम इस्तेमाल हो सकती हो। तो ऐसे मालिक्यूल को लीड मालिक्यूल कहा जाता है, और लीड मालिक्यूल को सामने लाना और उसको हमारे पब्लिक अप्रोच में देना कि आम लोग भी उसे आराम से ख़रीद भी सकें, उसको इजी और आसान और सस्ते मेथड से तैयार भी करना। ये सारे का सारा फोकस जो है वो SAR स्टडी करने का है जी। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फार्माकोर। अच्छा जी, अब एक फोकस जो मैंने बता दिया आपको कि लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए, बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। जो स्पेसिफिक और बेटर मोड ऑफ एक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम उस मेडिसिनल ड्रग के अंदर फार्माकोफोर को तलाश करें, उसको डिटरमिन करें। फार्माकोफोर हर मालिक्यूल के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है। ये हमारे वो स्टूडेंट जिन्हें रिसेप्टर्स के बारे में पता है वो ज़रूर खूबसूरती के साथ जानते होंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं रिसेप्टर्स की, और रिसेप्टर्स ड्रग के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मालिक्यूल का वो पार्ट जो रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, फिर अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, उस पार्ट को फार्माकोफोर कहा जाता है। अच्छा जी, एक तो फार्माकोफोर को स्टडी करना, दूसरा इसके अलावा नई ड्रग्स भी डिज़ाइन करना
और ऐसी ड्रग्स डिज़ाइन करना जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके हवाले से अगर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक को लेते हुए कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के ज़ुमरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो ड्रग की स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, उनको स्टडी करना होता है। उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना होता है, फंक्शनल ग्रुप की नेचर क्या है, फंक्शनल ग्रुप के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उनके तादाद का क्या इफ़ेक्ट होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे, हम आगे जाके फिर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ताल्लुक़ रखती है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के साथ और स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, एसिड बेस नेचर, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग के साथ और पार्टीशन कोफिशिएंट के साथ। इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जब लेक्चर आएगा तो आगे जो प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री और एसिड बेस नेचर, आयोनाइजेशन और पार्टीशन कोफिशिएंट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ये सारी के सारी हमें पता है कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब का बड़ा गहरा ताल्लुक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के साथ। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, क्रम ब्राउन था और फ्रेजर था। 1869 के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे काम शुरू कर दिया था और अपना एक जर्नल व्यू बनाया था। उस जर्नल व्यू में कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन जर्नल बिगर द मालिक्यूल मोर देयर इज ऑफ इट टू बिकम बाउंड, ए रिसेप्टर्स आर इंजाइम एंड इफ इट इज़ एंटागोनिस्ट। जो स्टूडेंट्स बेसिक्स टर्म्स जानते हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, उनको तो ये बात समझ में आ रही होगी। क्रम ब्राउन्स और फ्रेजर ने कहा था कि मॉलिक्यूल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो रिसेप्टर के साथ उतने इफेक्टिवली बाउंड हो जाएंगे। जितने वो इफेक्टिवली बाउंड होते हैं वो अपनी एक्टिविटी उतनी बेहतर से बेहतर शो कर सकते हैं। उस एक्टिविटी दो तरह की हो सकती हैं, उसमें एंटागोनिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती हैं, एगोनिस्ट एक्टिविटी भी होती हैं। कहते हैं साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी उनकी बेहतर होगी। अगर उनका साइज़ छोटा होगा और रिसेप्टर के साथ भी अच्छी तरह बाउंड हो सकते हैं तो फिर उनकी एगोनिस्ट एक्टिविटी सबसे बेहतर होगी। मोर एक्टिविटीज शुड बी, of course there is the limits, and term steric hindrance is used to describe the bulk in the wrong place which lead to the decrease in binding। कहते ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ही जो बड़े साइज़ के मालिक्यूल हैं वो रिसेप्टर के साथ इफेक्टिवली बाउंड हो सकें। समटाइम ये भी होता है कि उनके अंदर बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और वो रिसेप्टर के साथ जो है वो इफ़ेक्टिवली बाइंड नहीं हो पाते। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटी बेहतर अंदाज में शो नहीं कर सकते। और जब बेहतर अंदाज में शो नहीं करेंगे समटाइम फिर वो रॉन्ग साइड से अटैच हो सकते हैं रिसेप्टर्स के, जिसकी वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ड्रग्स आल्सो यूजेस द फेरेसिस bioisosteric molecule and to reveal the effect of electron distribution on activity. Some of idea of the size and shape of drug molecule may be obtained from the molecular models and from the molecular orbital calculations. Calculation may be obtained from the molecular calculation. A picture obtained by X-ray crystallography should be better because it is based on the information from the compound under the study rather than the average obtained from other molecules and compounds. Even this may be limits values, however, because it is concerned with the structures in the crystalline form which may be different from that in the solutions. Some instances informations about size in solution can be obtained from nuclear magnetic resonance spectroscopy. अब इस सारी बातों का जो खुलासा है वो ये है कि आमतौर पे जो मालिक्यूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं और मालिक्यूल डिज़ाइन करते हुए उसकी हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। उसका सबसे पहले साइज़ आता है, फिर उस साइज़ के साथ उसका वेट आता है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और NMR इस्तेमाल होती है।
एक्सरे इस्तेमाल होती है जब हमने उसको सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर देखनी हो, तो हम पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। डेफिनेटली हम मेडिसिन जब भी इस्तेमाल करते हैं तो वो तो हम सोल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे वो स्टमक में जाती है, डेफिनेटली हमारे स्टमक के अंदर एक्वस मीडिया है, हम मेडिसिन ज़्यादातर या तो ऑरली ले रहे होते हैं या इंजेक्शन के ज़रिए ले रहे होते हैं, अच्छा जी, या इनहेल कर रहे होते हैं। अब हमारे अंदर 90% मीडिया तो वाटर मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही मेडिसिन जो है वो ड्रग सॉल्यूशन फार्म में जाएंगी तो उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर जो है ड्रग की ना सिर्फ सॉलिड फेस में स्टडी करना ज़रूरी होती हैं, बल्कि ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये देखा जाए कि सॉल्यूशन फार्म में इसके स्ट्रक्चर और साइज़ कैसा है। तो सॉल्यूशन फार्म में देखने के लिए हमारे पास बेहतरीन टेक्निक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ये बखूबी वाकिफ़ होते हैं एनएमआर के साथ, और उन्हें पता होता है इसके प्रिंसिपल का, कि इस प्रिंसिपल के तहत किस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है और स्ट्रक्चर को किस तरह डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी, और इसमें स्ट्रक्चर मोस्टली सॉल्यूशन फॉर्म में ही देखी जाती हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में देखने के लिए एक्सरे है। तो ड्रग की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़रूरी हैं कि वो उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी देखा जाए उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, और उसको सॉल्यूशन फॉर्म में भी देखा जाए। ठीक है जी, अच्छा जी। दूसरा है अब सस्ता मेथड जो हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के साइज़ को देखने के लिए, उसकी डेंसिटी है, क्योंकि एनएमआर जो है वो एडवांस टेक्निक है कह सकते हैं, और थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक है। अगर हम इसको नॉर्मल बुनियादों पे आम लैब्स के अंदर देखें तो वो कहता है जी मॉलिक्यूलर साइज़ का ताल्लुक डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा हमें आइडिया देने की कोशिश की है। वैसे ये पुराना मेथड है, अब इस्तेमाल वैसे नहीं होता। कहते कह सकते आप इससे भी एक क्लू ले सकते हैं साइज़ के बारे में। वो क्लू कैसे लिया जा सकता है कि अगर आपको उसको ड्रग की डेंसिटी के बारे में पता लग जाए, तो डेंसिटी के लिए ज़रूरी है पहले वॉल्यूम का पता लगाया जाए। तो वॉल्यूम के लिए उसका मोलर वॉल्यूम मालूम करना होता है। मोलर वॉल्यूम जो होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम कहलाएगा। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के वॉल्यूम के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी जानना ज़रूरी है। मुझे अगर हमें मोलर वॉल्यूम का पता लग गया, डेफिनेटली फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ कितना होगा, ये बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल होगा या छोटे साइज़ का मॉलिक्यूल होगा। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे डेंसिटी के साथ। अब डेंसिटी कैसे मालूम की जाए? डेंसिटी मालूम कर ऐसे की जा सकती है वेट ऑफ सल्यूट, जितना हमने सल्यूट या ड्रग की अमाउंट ली है, और प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में उसको हमने डिज़ोल्व किया है, और पूरे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कितना जो टोटल वॉल्यूम बना है उस वॉल्यूम के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी आमतौर पे केमिस्ट्री के बच्चे लैब्स में भी निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को यूज़ करते हुए उसको से भी डेंसिटी निकाली जा सकती है। यहाँ से डेंसिटी निकाल के फार्मूला में पुट करें तो आपको मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट मिल जाएगा। मोलर वॉल्यूम से आप साइज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रग का। लेकिन अब एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं एनएमआर, तो फिर अब ये टेक्निक बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जी, आगे बात करेंगे मॉलिक्यूलर साइज़ के बारे में थोड़ा सा। इसके बारे विद इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज़ द लो मॉलिक्यूलर वेट less than 900 Dalton organic compounds that may regulate the biological process with size of order of 1 nanometers। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहती है कि जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खासकर उन्हें चला रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 900 डाल्टन होता है। डाल्टन के बारे में किसी को शायद ना पता हो, तो ग्राम में और डाल्टन में जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर हमारे पास 1 ग्राम हो तो ये 6.0 टू 10⁻23 डाल्टन के बराबर होगा। इसी तरह अगर ये 900 डाल्टन है तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा तकरीबन 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻21 ग्राम। ठीक है जी,
1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻21 ग्राम के बराबर बनेगा। कि इतना मैस हो, इससे लेस हो, कम हो, तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो हैं हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करवा रहे होते हैं। और साइज़ के हवाले से बात करें तो 1 नैनोमीटर तक ये मिनिमम साइज़ उसने बताया। उसने मैनी ड्रग्स आर स्मॉल मालिक्यूल्स लार्जर स्ट्रक्चर्स such as nucleic acids, proteins. Many polysaccharides are not small molecules, although they constitute the monomers, ribo and deoxyribonucleotides. Amino acids, monosaccharides, respectively, are often considered small molecules. Small molecules may be used as research tool to probe biological function as well lead in the development of new therapeutic agents. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स वैसे पॉलीसेक्राइड्स को देखें या हमारे अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये लार्ज इन साइज़ हैं। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम ड्रग के हवाले से बात करेंगे, उसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, तो पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हम, क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं पॉलीसेक्राइड्स की, प्रोटीन्स को, तो हम उसके स्मॉल यूनिट्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं। यानी प्रोटीन का स्मॉल यूनिट अमीनो एसिड्स है, तो हम अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और अमीनो एसिड्स किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरतीब के साथ, तो उस पर फोकस कर रहे होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो मोनोसेक्राइड्स, मोनोमर जो होता है वो ग्लूकोज कह सकते हैं, या वो जो ग्लूकोज हो सकता है, राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है, ठीक है जी। पेंटोज शुगर्स यानी हेक्सोज शुगर्स भी हो सकते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। तो स्मॉल मालिक्यूल्स को देखते हुए ही हम ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स की बुनियाद पर ड्रग डिज़ाइन नहीं होती। अच्छा जी, अब स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी स्टोइचियोकेमिस्ट्री देखेंगे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम न्यू थेरापेटिक एजेंट्स को डिज़ाइन करते हैं और उसकी सिंथेसिस पे फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी यूज्ड रिस्ट्रिक्ट द टर्म स्मॉल मालिक्यूल। फार्माकोलॉजी वाले कहते हैं जो स्मॉल मालिक्यूल्स का लफ्ज़ जो है वो ऐसे मालिक्यूल्स के साथ के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट बाइंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल macromolecules and act as a factors alter the activity or functions of the targets. Small molecules can have a variety of biological functions, applications serving as a cell signals molecules, drugs in medicine, pesticides forming and many other roles. इस कहने का मतलब ये है कि आम तौर पे फार्माकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है स्मॉल मालिक्यूल्स। स्मॉल मालिक्यूल से मुराद ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो स्पेसिफिक मैक्रो मालिक्यूल्स या रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। ऐसे हर वो मालिक्यूल जिसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट हो, और वो थेरापेटिक इफेक्ट तभी शो कर सकता है जब वो जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, और रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो अपने जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो शो करना शुरू कर दें। वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं वो सेल सिग्नल की फॉर्म में हो सकते हैं, वो हीलिंग ऑफ डिज़ीज़ के हवाले से बात हो सकती हैं, हीलिंग ऑफ डिज़ीज़ के साथ इंजरी, पेस्टिसाइड्स के अंदर, फॉर्मिंग के अंदर जो मेडिसिन अपना रोल अदा कर रही होती हैं। और दीज कंपाउंड्स जो हैं, जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, वो कहते हैं जी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आमतौर पर अल्कोलॉइड्स जैसे हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। हम जैसे मेडिसिन के तौर पे काफ़ी प्लांट से जो थेरापेटिक एजेंट्स ले रहे होते हैं या भी लेते हैं, जड़ी बूटियों से जो दवायात होती हैं, वो बेसिकली वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी रखती हैं सारी, और नेगेटिव टॉक्सिक इफेक्ट भी रखती हैं। यानी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ अल्कोलॉइड ऐसे हैं जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रिक्नीन है, ये भी अल्कोलॉइड्स है, लेकिन इसकी वजह से इतना टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से कन्वल्सेंट्स एक्टिविटी यानी दौरे पड़ना, वोमिटिंग होना, पेट में शदीद दर्द होना, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या स्मॉल मालिक्यूल्स अपना थेरापेटिक एजेंट शो नहीं करते। स्मॉल मालिक्यूल्स पॉजिटिव इफेक्ट भी शो करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी शो करते हैं। अगर पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं तो हम इसे मेडिसिन का नाम देना शुरू कर देते हैं, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट शो करें तो हम इसे कह सकते हैं ये कार्सिनोजेंस हैं या टेराटोजेंस हैं। ठीक है जी। अच्छा जी,
अगली बात करेंगे, मोस्ट फार्मास्यूटिकल्स आर स्मॉल मालिक्यूल्स आल्दो सम ड्रग्स कैन बी प्रोटीन्स। कहते हैं जितने भी हम फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उसमें मोस्टली स्मॉल मालिक्यूल्स ही होते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल्स नहीं होते। हम मेडिसिन की डेजिग्नेशन की बुनियाद या सॉरी डिज़ाइन जब करते हैं मेडिसिन को, उसकी बुनियाद भी इसी चीज़ पे रखी जाती है कि मालिक्यूल्स का साइज़ छोटे से छोटा हो और उसकी पोटेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ मालिक्यूल्स वैसे मेडिसिन ऐसी हैं जैसे इंसुलिन है, उनका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि प्रोटीन्स हैं, इंसुलिन प्रोटीन होती है। लेकिन इंसुलिन को जब सिंथेसाइज करेंगे तो सबसे पहले उसके स्मॉल यूनिट को डिस्कस किया करेंगे, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें पता है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इंसुलिन में कौन कौन से अमीनो एसिड किस किस तरतीब के साथ कनेक्ट हैं। तो हम बुनियाद अपनी छोटे मालिक्यूल्स को ही बनाते हैं हमेशा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इस बात को हम समझेंगे कि मालिक्यूल की स्ट्रक्चर्स का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। स्ट्रक्चर कम ज़्यादा या साइज़ कम होने से, बड़ा होने से, छोटा होने से उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे नॉर एपाइनफ्रीन एक ड्रग है, इसका दूसरा नाम है नॉर एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं सिंपली। ऑर्गेनिक केमिकल है, कैटिकोलामीन फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है और दैट फंक्शन इन ब्रेन एंड बॉडी एज ए हार्मोन। ये हार्मोन के तौर पे काम करती है हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी के अंदर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे। दो ब्रॉड फैमिलीज़ हैं वैसे नोरेपाइनफ्रिन रिसेप्टर्स की, जिसके साथ ये बाइंड होते हैं। रिसेप्टर्स के बारे में स्टूडेंट जिनको पता है मैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और ये रिसेप्टर मोस्टली जो है आइडेंटिफाइड एज ए अल्फा एंड बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर्स। ये अल्फा और बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर ये जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है जी, 4 क्लासिफिकेशन बताई थी रिसेप्टर्स की, तो उनमें एक जी प्रोटीन भी था रिसेप्टर्स। तो अल्फा और बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होती है और इसका जो जनरल फंक्शन होता है क्या होता है कि ये आमतौर पे हमारे अंदर भी मेडिसिन मौजूद होती है, सॉरी मेडिसिन तो इसलिए कह रहे हैं हम इसको कि ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में भी मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है काम, कब काम करती है, ये बेसिकली स्ट्रेस या डेंजर की जब सिचुएशन होती है तो उस पर हाई लेवल में हमारी बॉडी में के अंदर ये सक्रीट होता है नॉर एपाइनफ्रीन, और जब स्लीप कर रहे होते हैं तो उसकी लोएस्ट अमाउंट जो है हमारी बॉडी में सक्रीट होती है। इसकी वजह से हमारे अंदर अलर्टनेस आ जाती है, विजिलेंस आ जाती है और हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो ये ऐसा मालिक्यूल है जो हमारी टेंशन बढ़ाता है। वजह यह है कि इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमारे अंदर बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो नार एड्रेनालिन जो है इसका मेजर फंक्शन जो है यानी कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना। ठीक है जी, हमारे अंदर विजिलेंस, अलर्टनेस ज़्यादा कर देना, ये इस मेडिसिन का काम है। ये काम तब करती है जब ये अल्फ़ा और बीटा एड्रेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही होती है। अच्छा जी, फिर एक फिनॉक्सी बेंजामीन इसका एक नेमुल बदल है। एड्रेनालिन जो है ये मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल भी है, कुदरती तौर पे हमारे अंदर भी होती है, मार्केट में अवेलेबल भी है, मेडिसिन के तौर पे है कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनको ये ड्रग वगैरह यूज़ करवाई जाती है। अच्छा, इसकी एक नेमुल बदल है बिल्कुल सिंथेटिक मेडिसिन जो है, दैट इज़ अ फिनॉक्सी बेंजामीन्स। इट इज़ नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स। अब देखें हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पे जो अमीन्स फंक्शनल ग्रुप था या फिर इसमें जो OH फंक्शनल ग्रुप था इसको चेंज करके इसकी स्ट्रक्चर को बड़ा कर दिया है। इसके ऊपर हमने इथाइल क्लोराइड क्लोरोइथेन लगाया है और बेंजाइल ग्रुप लगा दिया नाइट्रोजन पे, और ऑक्सीजन की जगह पे हमने कार्बन कनेक्ट कर दिया है
और हमने क्या किया है कि जो OH ग्रुप थे यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं बेंजीन से, स्ट्रक्चर भी बड़ी होगी, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से और स्ट्रक्चर को कम या ज़्यादा करने से क्या होने लगा कि वही मेडिसिन जो हमारे अंदर स्टिमुलेंट्स का काम कर रही थी, अल्फ़ा और बीटा एड्रेनल रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर स्टिमुलेंट्स का काम कर रही थी, वहीं पे स्ट्रक्चर ज़्यादा, साइज़ बड़ा होने से ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स का काम करने लगी। ठीक है जी, क्योंकि जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो अल्फ़ा चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये मेडिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह लेप्टोलॉल है, ये भी मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए है। ये बीटा और अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। अब देखें स्ट्रक्चर देख लें, इसका साइज़ देख लें, बिल्कुल मिलती जुलती है साइज़ जो है, स्ट्रक्चर जो है फॉर फंक्शनल ग्रुप जो हैं एड्रेनलिन से, लेकिन इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन की गई है कि साइज़ बढ़ा दिया गया है। इसमें बेंजाइल ग्रुप के साथ एक और CH2 लगा दिया गया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अमाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज किए हमने इसके अंदर, और साथ में साइज़ भी बढ़ा दिया। तो इसने फिर जहाँ पे फिनॉक्सीबेंजामीन सिर्फ अल्फ़ा ब्लॉकर का काम कर रही थी, रिवर्सिबल और नॉन सेलेक्टिव, वहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा दोनों ब्लॉकर्स का काम करेगी। ठीक है जी, और दोनों मेडिसिन जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। कि साइज़ का कितना इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपाउंड्स, एक मेडिसिन जो काम कर रही है उससे मिलती जुलती दूसरी मेडिसिन बनाई जाए, लेकिन वो ज़्यादा पोटेंट हो, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। एक फोकस ये भी है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। जैसे हम एग्जांपल में आपको समझाएंगे कि chlorpromazines used as an antipsychotic drug, many other actions like antihistaminic, anticholinergics and hypotensive effect by structural modification in chlorpromazines molecules. Trifluopyrazines was synthesized which is more potent antipsychotic drugs. वो कहते हैं ये वाली जो है ये क्लोरप्रोमाजीन्स है, इसकी टैबलेट्स आती हैं 25 mg की। इसी तरह दूसरी ड्रग है ट्राइफ्लूपराजीन्स, इसकी भी टैबलेट्स आती हैं यहाँ पे, ये 5 mg की है। दोनों के अंदर देखा जाए तो मेन न्यूक्लियस सेम है, मेन न्यूक्लियस दोनों में सेम है। सिर्फ क्या किया कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन जितने यहाँ पे हैं उतने ही नाइट्रोजन यहाँ पे हैं नेचर के हवाले से। ये भी टर्शरी नाइट्रोजन है, टर्शी अमीन है, ये भी टर्शी अमीन है, यहाँ भी टर्शी अमीन है, यहाँ भी टर्शी अमीन है। और हमने यहाँ पे एलिफेटिक टर्शी अमीन इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे हमने साइक्लिक टर्शी अमीन इस्तेमाल किए हैं, और क्लोरो की जगह ट्राईफ्लोरो ग्रुप लगा दिया है। स्ट्रक्चर के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी वही रहने दिए हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है हैं वही, लेकिन हमने सिर्फ साइक्लिक एलिफेटिक की बजाय साइक्लिक इस्तेमाल कर लिए हैं मीन्स। इसी तरह ये भी हैलोजन है, क्लोरीन ट्राईफ्लोरो ग्रुप ये भी हैलोजन्स हैं, सिर्फ हमने एक के बदले में दूसरा उस जैसा ही फंक्शनल ग्रुप लाए हैं। दोनों ही सेम इफ़ेक्ट शो करती हैं। स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपाउंड जो हैं वो दोनों एंटी साइकोटिक ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन क्लोरप्रोमाजीन में एक ड्राबैक है। वो ड्राबैक क्या है कि ये एंटी साइकोटिक ड्रग तो है, लेकिन एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट भी है इसका, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट भी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं है अपने मोड ऑफ एक्शन के हवाले से। तो हम ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं कि सिर्फ एंटी साइकोटिक इफेक्ट ही शो करे, बाकी इफेक्ट शो ना करे। तो इसके लिए फिर बनाया गया ट्राईफ्लोपिराजीन। ट्राईफ्लोपिराजीन में एक जो पॉजिटिव बात और थी, ये हाई, इसकी पोटेंसी भी ज़्यादा थी। पोटेंसी से मुराद ये है कि इसकी कम डोज जो है वही काम करती है जो क्लोरपिराजीन की ज़्यादा डोज काम करेगी। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 25 mg की टैबलेट है, ये 5 mg की टैबलेट है। पोटेंट हम उसी मेडिसिन को कहते हैं जिसकी कम डोज हो और उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो। अब ये वाली ड्रग जो है इसकी पोटेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि इसकी डोज भी कम है और इस अपने मोड ऑफ एक्शन में भी स्पेसिफिक है।
क्लोरप्रोमाजीन जो है ये अपने मोड ऑफ एक्शन में भी स्पेसिफिक नहीं है और इसकी डोज भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक फोकस ये भी होता है मेडिसिन तैयार करने में कि ज़्यादा पोटेंसी वाली मेडिसिन तैयार की जाएं और स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन वाली मेडिसिन तैयार की जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी के रिलेशनशिप का ताल्लुक स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपाउंड्स के साथ हो गया। एक हमने पहले एग्जांपल दी थी, दूसरी एग्जांपल हमारे पास, दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं प्रोकेन्स और प्रोकेन अमाइड। ये प्रोकेन अमाइड है और ये प्रोकेन है। दोनों के अंदर जो है कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप देख लें कि इसके अंदर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, बाकी फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल सेम है। हमने एस्टर की बजाय फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है, स्ट्रक्चर भी दोनों की सेम है। ठीक है जी। प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है और ये इट इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड डेंटल प्रोसीजर टू नम द एरिया अराउंड द टूथ। हमारे दांत में जब दर्द होता है तो उसके इर्द गिर्द के एरिया को या दांत को का इलाज करते हुए, उसका ऑपरेशन करते हुए उसके एरिया को हम नम करते हैं, सुन्न करने आमतौर पे कहते हैं कि दर्द का एहसास ना हो। या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब पेनिसिलिन का लगाया जाता है तो उस की वजह से दर्द बहुत होता है, दर्द होने को सुन्न करने के लिए उसको हम थोड़ी देर के लिए दर्द का एहसास कम करने के लिए प्रोकेन इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके मुकाबले में प्रोकेनामाइड ये भी मेडिकेशन है, ये ऑफ एंटी एरिथमिक क्लास है, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक एरिथमास। इट इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है जी, दोनों ही सोडियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे काम करती हैं, लेकिन ये एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पे काम कर रही है और ये कार्डिक अरिथमास के लिए काम करती है। ठीक है जी। दोनों के अंदर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से दोनों की एक्टिविटी के अंदर चेंज आ जाती है, थोड़ी सी चेंज आ जाती है। दोनों ही सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के तौर पे काम करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पेनिसिलिन। पहली जो मेडिसिन आती थी पेनिसिलिन जी थी। अब जो नई मेडिसिन है मार्केट में इस्तेमाल होती है मॉक्सिलिन। पेनिसिलिन जी जो थी सिर्फ ये इंजेक्शन फार्म में इस्तेमाल करवाते थे, टैबलेट फार्म में नहीं इस्तेमाल करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टमक में जैसे ही जाती थी ये इनएक्टिव हो जाती थी। लेकिन जो मॉक्सिलिन है, पेनिसिलिन 5 है, ये वी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये देखें ये टैबलेट फार्म में भी अवेलेबल है। मोस्टली आपने मॉक्सिलिन देखी होगी ये टैबलेट फार्म में, क्योंकि ये स्टमक में जो है वो इनएक्टिव नहीं होती। हालांकि मेन न्यूक्लियस तीनों का सेम है, हमने सिर्फ साइड चेन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट चेंज किए हैं। और साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने से, फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी सी चेंजेस लाने से उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है और बेहतर से बेहतर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, क्लोरथायाजाइड्स डायूरल्स हैं जो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीड करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। हाइपरटेंसिव के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो लो करने के लिए। और दूसरा इसका बिल्कुल मद्दे मुकाबल जो ब्रांड है वो भी थायाजाइड है, ये भी डायूरेटिक है। लेकिन डायूरेटिक सब्सटेंस दैट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इट इज़ मोर पोटेंट दैन डायूरल। ये वाली मेडिसिन जो है क्लोरथायाजिल्स ये लेस पोटेंट है, और ये वाली बेंड्रोफ्लूमीथायाजान ये ज़्यादा पोटेंट है। कैसे पोटेंट ज़्यादा है? आप यहाँ पे देखें, ये 50 mg की टैबलेट है, ये 2.5 mg की टैबलेट है। तो 2.5 mg की टैबलेट जो है इसकी लो डोज़ है समझ लें। तो जो लो डोज़ में इस्तेमाल होती है वो उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। हमने सिर्फ थोड़ा बहुत इसके फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर में चेंजेस की है, साइड चेन में चेंजेस की है, तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एंटागोनिस्ट के हवाले से अगर बात करें कि मार्फिन हमें पता है कि पेन मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये ओपियम फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। आमतौर पे इसके माउथ के ज़रिए भी लिया जाता है। माउथ के ज़रिए लें तो 60 मिनट के बाद अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं। अगर हम इसको इंजेक्शन के ज़रिए लें तो 20 मिनट्स में हम इसका
अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये एक्यूट और क्रोनिक पेन दोनों में इस्तेमाल होती है। एक्यूट पेन ऐसे होती है जो सडनली पेन होती है, जैसे सर दर्द हो गया हमें आराम आ जाता है। क्रोनिक पेन जो ऐसे पेन होते हैं जो काफ़ी लंबे अरसे तक रहते हैं, मोर देन 6 मंथ, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया या मुसलसल पट्ठों में दर्द रहना, ठीक है जी, जो काफ़ी काफ़ी अरसा तक ख़त्म ही नहीं होते, उनको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। तो मार्फिन जो है वो क्रोनिक और एक्यूट पेन दोनों के लिए ही इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। और इसकी जो मिलती जुलती स्ट्रक्चर रिलेटेड एंटागोनिस्ट है वो है नेलोक्सन्स। नेलोक्सन्स जो है ये ओपियोड, ये भी इसका ताल्लुक भी ओपियोड फैमिली के साथ है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है मार्फिन के रिवर्स है। मार्फिन को अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो एस्फिक्सिया काज करती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है इसकी वजह से। तो नोलोक्सन्स क्या करती है कि इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है, मार्फिन के इफ़ेक्ट को, ओपियोइड फार्म को जो ओवरडोज दे दी है उसके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देती है, ख़त्म कर देती है। यानी मार्फिन जिस रिसेप्टर के साथ ब्लॉक होता है उस रिसेप्टर के साथ नोलोक्सोन खुद जाके बाइंड हो जाता है और इफ़ेक्ट जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो तमाम तीनों में मेन न्यूक्लियस सेम है, मार्फिन का और नलोक्सोन्स का। ये नेलोरफिन ये भी इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे, इन दोनों में, नेलोरफिन में, मार्फिन में और नलोक्सोन में, सिर्फ यहाँ पे मेन न्यूक्लियस सेम है। यहाँ पे अल्कोहल की जगह यहाँ पे कीटोन ले लिया और नाइट्रोजन के साथ यहाँ मिथाइल था तो हमने यहाँ पे प्रोपाइलीन ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पे साइड चेन और एक फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से इसका रिवर्स बिल्कुल अपोजिट हो गया, हालांकि दोनों ही ओपियोइड फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और लेकिन एक जो कंपाउंड है वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर रहा है, और दूसरा जो है वो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई को ज़्यादा कर रहा होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है जी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन को। अच्छा जी, इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप के इफेक्ट पहले भी दे चुके हैं, अब भी हम देखें। एड्रीनालिन का जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं इसके हवाले से कि कहाँ पे काम करता है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन आमतौर पे हमें एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे माइंड को विजिलेंस पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, बिल्कुल इससे ही मिलती जुलती जो ड्रग है आइसोप्रोपाइल एट्रिनलोन एंड DCI, ये भी बिल्कुल इसी पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होती हैं अगर आप देखें तो। लेकिन नॉन सिलेक्टिव फॉर बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। और ये वाले जो हैं ये भी मेडिसिन जो है ये स्टिमुलेंट्स का काम करती है, और ये वाले जो हैं ये भी इसके काम करती हैं, लेकिन इनकी पोटेंसी थोड़ी सी कम होती है और ये एंटागोनिस्ट का काम भी करेंगी। एड्रेनालिन सिर्फ एगोनिस्ट का काम करती हैं, DCI जो है ये एगोनिस्ट का काम भी कर सकती है और एंटागोनिस्ट का काम, दोनों का काम करती है। हालांकि दोनों में स्ट्रक्चर में बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। अच्छा जी, नेचर के हवाले से अगर बात करें तो हमने पहले ही बताया एसिटाइल कोलिन जो है एक नेचुरली तौर पे पैदा होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम चाहते हैं कि क्वाटरनरी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप जैसे और कंपाउंड भी तैयार किए जाएं, उनका इफ़ेक्ट देखा जाए। तो जब इसका इफ़ेक्ट हमने देखा तो शुरू में साइंटिस्ट यही समझते थे कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन ये बाद में पता चला था, शुरू में काफ़ी अर्सा तक यही समझा जाता रहा कि ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता रहा। जब तहकीकात और रिसर्च में इजाफा हुआ तो उन्होंने ये देखा कि ये ना सिर्फ मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि मसल कंट्रैक्शन के तौर पे भी काम करता है। लेकिन इसी बुनियाद पे शुरू में ऐसी मेडिसिन बना ली गई जिसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट था, और वो भी एज ए मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करती थी और एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती थी। जैसे एन मिथाइल मॉर्फिन है, एन मिथाइल निकोटीन है, ठीक है जी, एन मिथाइल मॉर्फिन ये है, एल मिथाइल निकोटीन्स ये वाली है, और एन मिथाइल इसके अलावा ट्यूबोकोरेंस एज ए एरो पॉइजन के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे इसको। एरो पॉइजन पे लगा के इससे शिकार किया जाता था, शिकार बेहोश हो जाता था, जिसको वो इस्तेमाल कर लेते थे पहले कबायली लोग। ये भी एज एनाल्जेसिक के तौर पे इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा
होता है दूसरे की निस्बत। जब देखें इसमें क्वाटरनी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा है, उसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी है। लेकिन एक अरसे तक इसको यही समझा जाता रहा कि मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन ये हाइपोथेसिस क्रम ब्राउन का और फ्रेजर का था, लेकिन बाद में ये हाइपोथेसिस को डिस्पेंस ऑफ कर दिया गया, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं होता, कि हमें क्वाटरनरी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप जो है ये मसल रिलैक्सेंट का काम करे, ये मसल कंट्रैक्शन का भी काम करती है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा इसमें एग्जांपल हम देंगे कि किस तरह फंक्शनल ग्रुप सिर्फ चेंज होने से, अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सेम है, पीके वैल्यू सेम है, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर सेम है, तो लेकिन फिर भी एक फंक्शनल ग्रुप और एटम चेंज करने से किस तरह उनकी एक्टिविटी एक दूसरे के रिवर्स हो जाती है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है जब मेडिसिन तैयार की जाती हैं। जैसे कि पैरामीनो बेंजोइक एसिड जो है ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है फोलिक एसिड बनाने में, फोलेट, विटामिन B9 बनाने में। ये बैक्टीरिया इनको सिक्रीट करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जब फोलेट तैयार होते हैं तो उनके अंदर पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एज इंटरमीडिएट का काम कर रहा होता है। लेकिन हम अगर देखें सल्फोनामाइड्स मार्केट में एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब वही बेंजीन है, जो बेंजीन जो है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड में है, अमीनो भी इसी तरह है, एनिलीनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें भी, एनिलीनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर रखता है इसमें भी, जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ये भी एसिडिक नेचर रखता है। दोनों की पोजीशन भी सेम है, ये भी एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे है, ये भी एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन में है। सिर्फ क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक की जगह हमने सल्फोनामाइड ले लिया तो इसकी एक्टिविटी बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हो गई। ठीक है जी। एक बैक्टीरिया के अंदर पैदा हो रहे हैं और दूसरा बैक्टीरिया को किल करवाने में इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी की सारा फोकस मेडिसिनल केमिस्ट्री पे देती है कि किस तरह स्ट्रक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा करें तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, हम किस तरह उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की नेचर को चेंज करें तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, और किस तरह हम उनके फंक्शनल ग्रुप की तादाद को चेंज करने से उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ हाज़िर होंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए के साथ के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।